हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के सेक्शन के पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत। तो हम लोग क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 पे चर्चा कर रहे थे। इसके भी चैप्टर 6 पे हैं हम लोग, और पहले पार्ट को इसके कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। चैप्टर 6 के राजनीतिक दल की दूसरे पार्ट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो राजनीतिक दलों के बारे में हम लोग जान रहे थे, सीख रहे थे। हम बात कर रहे हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, तो इस पे भी हम देख लेते हैं। हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए अगर हम यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं प्री कम मेंस के हिसाब से। वनडे एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं आप देखेंगे कि साथ ही यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस के मेंस का पेपर 2 है। तो जो क्लास 6 से 12 तक जो एनसीईआरटी अगर इन्हें आप फुलफिल करते हैं तो आपकी नियर अबाउट सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तब भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर पेपर 2 इसका जो आपको एप्लीकेशन पार्ट के रूप में कहीं ना कहीं इससे मिलेगा, क्योंकि पॉलिटी सेक्शन से जुड़ा हुआ है। साथ ही आप अगर नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, और इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसमें इन साथ ही जो सोशल इश्यूज़ हैं और सोशल जस्टिस हैं और ई गवर्नेंस के पार्ट है, वो भी कहीं ना कहीं आपको यहीं कंप्लीट करेगा। साथ ही आप जो जीएस का 4th पेपर है उसमें आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट हर पेपर्स का कहीं ना कहीं मिला जुला रूप आपको उसमें मिलेगा लिखने को। तो वो भी चीज़ें आपको समझने में हेल्पफुल होंगी। तो हम बात कर रहे थे राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों की हमने बताया था कि हमें राजनीतिक दल क्यों चाहिए। अगर कोई लोकतांत्रिक देश है, हमने कहा था कि अगर स्वशासन की व्यवस्था है, गांधी जी के विकेंद्रीकरण की आर्टिकल 40 को अगर हम लागू करते हैं तो कह सकते हैं कि हम अपना शासन स्वयं से चला सकते हैं, हमें किसी राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता है। लेकिन आप सोचिए ज़रा कि अगर आप स्वयं से शासन चलाएंगे तो ऐसी कौन सी जगह प्लेस है जहां सभी लोग एक साथ बैठकर अपनी बात कह सकते हैं। इसीलिए हम राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। संसदीय व्यवस्था के तहत हम लोग बहुदलीय व्यवस्था में हैं। इसके बाद ही जिन देशों में लोकतांत्रिक राजनीति के तहत संसदीय व्यवस्था नहीं है वहाँ संघात्मक व्यवस्था है या द्विदलीय व्यवस्था है, तो आप देखेंगे वहाँ भी राजनीतिक दलों के माध्यम से क्या होता है, लोग अपनी बात जो है संसद तक पहुँचाते हैं। क्योंकि राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक दल प्रतिनिधि खड़े करते हैं या प्रतिनिधि आपके बीच अपने उतारते हैं, और आप उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी बात जो है जनता तक या संविधान तक या लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं। लोग आपकी जो बात है उसको आप क्या करते हैं लोग उनको आपकी बात सुनते हैं, कहते हैं। तो इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि हम लोग इकाई 3rd है, यूनिट 3rd में है लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 2 लोकतांत्रिक राजनीति, राजनीतिक दल चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। और ये भारत की उद्देशिका है। इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि राजनीतिक दल की भी एक मुखपत्र होता है, उद्देशिका होती है। आप पढ़ सकते हैं कि ये हमारे लिए काम करेगी या नहीं करेगी। साथ ही आप देखेंगे एनसीईआरटी के सेक्शन के तहत आप देखेंगे जो यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्जाम देख सकते हैं। यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के जो मेंस का पेपर जीएस का 2 है, तो आप उसे देख सकते हैं। साथ ही हम राजनीतिक दल पे सीधे चर्चा करते हैं। तो हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, हमने आपको बताया कि हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हम राजनीतिक दलों के माध्यम से क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि खड़े करते हैं और निर्दलीय प्रतिनिधि भी खड़े करते हैं। भारत देश में एक संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में आप देखेंगे बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और इसके साथ ही बहुत सारे राष्ट्रीय दल हैं, स्टेट दल हैं, जो राज्य स्तरीय दल हैं, जो क्या करते हैं, आपके बीच अपने प्रतिनिधि उतारते हैं। आपसे हम कहते हैं राजनीतिक दल कि हम आपके लिए ये काम करेंगे। आप उन्हीं दल को चुनते हैं जो आपके लिए अच्छा काम करते हैं। तो देख सकते हैं हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो देख सकते हैं कि हम बात करें अगर, तो आधुनिक लोकतंत्र है, तो आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकते है। पहला क्वेश्चन है आपसे कि आधुनिक जो लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दलों के बिना सरकारें क्यों नहीं चल सकती हैं। दलों के बिना क्या स्थिति होगी अगर दल ना हो कहीं पे। आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई देश है जहां दल ना हो, सिर्फ एक क्या है व्यवस्था है चल रही है, तो इसका चुनाव आप देख सकते हैं
चाइना में एक दलीय व्यवस्था है, हालांकि वन पार्टी है, साम्यवादी है, फिर भी वहाँ क्या है, एक दल है। ऐसी कोई जहाँ व्यवस्था हो जहाँ दल ना हो तो वहाँ क्या होगा, लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र के अलावा वहाँ कोई और सरकार होगी। देख सकते हैं कुछ लोगों द्वारा जो अपना चुना हुआ, कुछ ऐसा कोई टापू होगा समंदर के बीच में, आप जाएं कहीं अगर कभी घूमते घामते तो वहाँ आपको हो सकता मिले कि कोई राजनीतिक दल ना हो, कुछ लोगों से बना हुआ शासित हो जो अपने आप में शासित कर रहे हों। तो देख सकते हैं इसी संदर्भ में, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में क्या है, राजनीतिक दलों को अनिवार्य है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य होता है। आप इसे ध्यान रखें। हम इसमें बात करें कि इसमें कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव और इसके बारे में लोगों के से चुनावी वायदे के करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसी बातें होती हैं कि इसमें नीतिगत बदलाव किसमें, राजनीतिक दलों के बारे में हो रही है कि हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, तो इनके नीतिगत बदलाव के बारे में आपको बदलाव आएंगे। और आप देखेंगे कि इसमें इनके चुनावी वायदे हमेशा नीतिगत बदलाव के साथ बदलते रहते हैं। आप इस स्थिति को समझें। साथ ही आप देखेंगे सरकार बन जाएगी पर उनकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। कहने का मतलब ये है कि इनमें ये लोग सरकार बनाते हैं लेकिन राजनीतिक दलों की फिर क्या उपयोगिता रह जाती है। कोई भी जब दल सरकार बना लेती है तब वो क्या दल के रूप में वहाँ बैठते हैं संसद भवन में। बात यह है कि एक सरकार के रूप में पूरी देश का प्रतिनिधित्व कर रही होती है वो सरकार। वो दल जब सरकार बना लेती है तो उस सरकार को आप देखेंगे, आप कहते हैं कि इस दल की सरकार है, लेकिन वो दल अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। लेकिन वास्तविकता इसके भी उलट होती है। आप देखेंगे कैसे कि देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो अपने दल के लिए भी काम कर रहे थे, इसलिए उनकी उपयोगिता संदिग्ध बनी रहती है। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों को जवाबदेह होंगे। आप देखेंगे कि जैसे क्या होता है कि कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, आप देखेंगे कोई भी आपके एरिया का जो आप प्रतिनिधि है आप उसे चुनते हैं तो अब वो अकाउंटेबिलिटी है उसकी आपके प्रति, आपके लिए उसने क्या क्या काम किए हैं आप उससे पूछ सकते हैं। ये भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप उनसे इस कामों के लिए एक ब्यौरा मांग सकते हैं कि आप हम क्या क्या काम किए हैं, आप हमें इस बारे में बताइए। तो आप देखेंगे कि किए गए कामों के लिए जवाबदेही होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये राजनीतिक दलों की बात हो रही है कि देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब है कि एक प्रतिनिधि जब संसद भवन में बैठता है तब वो आपका प्रतिनिधि होने के साथ साथ देश का फिर प्रतिनिधि होता है, लेकिन जब वो सरकार के या संसद भवन में नहीं बैठे हैं तब भी आप देखेंगे कह रहे हैं कि कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक पार्टी के रूप में सरकार या देश कैसे चले इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं जैसे ही वो बैठते हैं संसद भवन में या सरकार का हिस्सा बनते हैं तो वो देश, आप और देश के लिए क्या है उत्तरदायी हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही वो संसद का है सदस्य नहीं है, आपके एरिया का प्रतिनिधि है, राजनीतिक दल का प्रतिनिधि है, नहीं है, एक सदस्य नहीं है, संसद या राज्यसभा या विधानसभा या लोकसभा का प्रतिनिधि नहीं है, तो उसके लिए आप उत्तरदायी नहीं हो सकते कि देश कैसे चले। हाँ, वो आपकी तरह जैसे आप एक आम जनता हैं उसी तरीके से वो क्या करेगा, वो आपके एरिया के प्रतिनिधि से उसी तरीके से जवाब कर सकता है जैसे आप करेंगे। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायती चुनाव का उदाहरण ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगले सेक्शन की तरफ, तो देखेंगे कि जो गैर दलीय आधार पर होने वाले, आप देखेंगे पंचायती चुनाव में क्या है, दलीय व्यवस्था नहीं अपनाई गई है। पंचायतों को क्या है, स्थानीय स्तर का तृतीय लेवल का चुनाव है। तो आप देखेंगे हालांकि अब जो नगर पंचायत है या जिसे कहते हैं नगर पंचायत और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत देख सकते हैं कि नगर पंचायत में क्या है, पार्टी ने अपनी सिंबल दिए हैं। हालांकि आने वाले समय में ऐसा आने की जो सवाल जवाब के तहत जवाब आने लगे हैं कि अब ग्राम पंचायत में भी लोग क्या करेंगे, पार्टियां अपनी सिंबल देंगी, चुनाव लड़ाएंगी। ऐसी बात अब लोकतंत्र के तहत होने लगी है। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए भी एक खतरा है, देख सकते हैं, क्योंकि स्थानीय स्वशासन के तहत लोगों को क्या है,
खुले मंच के अंतर्गत राजनीति करने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं, तो हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायती चुनाव का उदाहरण सामने रखकर इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे इस चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव क्या करेगा, कई खेमों में बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे आपका कोई ग्राम पंचायत है, तो आप देखेंगे क्या होगा, आपके गांव से ही हो सकता है 2 प्रतिनिधि 4 प्रतिनिधि खड़े हों, तो अलग अलग खेमा बढ़ जाएगा। हो सकता है जात के आधार पर बढ़ जाए, हो सकता है ठीक है धर्म के आधार पर बढ़ जाए, हो सकता है और किसी अन्य आधारों पर बढ़ जाए। तो आप देखेंगे इन्हीं आधारों पर क्या होता है, पंचायत की जितने गांव हैं तो लोग वोट मांगते हैं। हालांकि वोटिंग सिस्टम में क्या है, इन आधारों पे आप वोट नहीं मांग सकते, लेकिन वो एकजुटता प्रदर्शित करने के तहत इस काम को अपनाते हैं। देखेंगे तो किसी भी ग्राम सभा में जितने ग्राम हैं आप देखेंगे उनमें चुनाव होता है, प्रतिनिधि वोट मांगते हैं। हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। तो हम बात कर रहे हैं जैसे नगर पंचायत है, तो क्या होगा, हर खेमा सभी पदों के लिए पैनल उतारता है, मतलब कि एक पार्टी एक उम्मीदवार के साथ साथ अन्य उम्मीदवारों के साथ बात करें कि कैसे, कि कोई खेमा जैसे नगर पंचायत का हिस्सा लें तो जितने भी चुनाव हैं आप देखेंगे, वार्ड सदस्य होंगे, ब्लॉक प्रमुख हो गए, अन्य सदस्य हो गए, तो आप देखेंगे वीडियो हो गए, तो हर पैनल पे क्या है, एक पैनल उतारेगा किसको टिकट देना है। फिर आप देखेंगे इसी तरीके से ये क्षेत्र पंचायतों के रूप में काम करते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं, और यही कारण है कि हम दुनिया में लगभग सभी देशों में लोग राजनीतिक दल नज़र आते हैं। तो आप देखेंगे कि एक कॉमन सी बात है, आप देखेंगे कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बटा होगा। एक छोटे से गांव से आपको एग्जाम्पल बता दिया गया है, इसी गांव को आप अपने जिस एरिया में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, उस एरिया में आप देखेंगे वहाँ उस प्रतिनिधि को आप देखेंगे अलग अलग खेमों में बढ़ जाते हैं। बहुत सभी पार्टियां क्या करती हैं, अपनी अपनी पार्टी का एक सिंबल तैयार करती हैं, अपना प्रतिनिधि आपके बीच उतारती हैं और अपनी पार्टी की नीतिगत मुद्दों को भी उनके साथ देते हैं। साथ ही आपका जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है वो आपके लिए क्या क्या काम करता है, वो अलग से आपके लिए कोई वादा हो सकता करता है। आपके एरिया में कोई ऐसी समस्या हो जो लोकल लेवल की हो तो उनको भी वो समझते हुए आपसे बात करेगा। तो देखेंगे यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल आपको नज़र आते हैं। कि राजनीतिक दल कहाँ से आए, तो राजनीतिक दलों का निर्माण या फॉर्मेशन होने के बाद वो आपके लिए कैसे काम करेंगे, किस आधार पर वो वोट मांगेंगे। देख सकते हैं इस आधार पर, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, तो आप देखेंगे चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं तो देख सकते हैं कि कोई भी देश हो जहां लोकतंत्र को अपनाया गया है, तो आप देखेंगे चाहे नया हो, छोटा हो, पुराना हो, विकसित हो, विकासशील हो, तो आप देखेंगे उन देशों में व्यवस्था ऐसी होगी कि, लेकिन बस मुद्दा सिर्फ इतना है, विकसित हो, पुराना हो या विकासशील हो, कि पार्टियां किन मुद्दों पर वोट मांगती हैं, जनता उनसे किन आधारों पर सवाल जवाब करती हैं, उसी आधार पर आप देखेंगे किसी भी लोकतंत्र को क्या कहेगा कि ये पुराना लोकतंत्र है, विकसित लोकतंत्र है या विकासशील लोकतंत्र है। इन्हीं आधारों पर इनका तय किया जाता है। साथ ही हम देखेंगे कि राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे राजनीतिक दलों का जो उदय होता है वो प्रतिनिधित्व आधारित व्यवस्था पर आधारित होता है। आप भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। इसी संसदीय व्यवस्था के अंदर क्या है, राजनीतिक दल अपनी इनका राजनीतिक दल क्या करेंगे, पार्टी बनाते हैं, राजनीतिक दल तैयार करते हैं, इसी तहत क्या करेंगे, अपने प्रतिनिधि उतारेंगे। ठीक है, ये प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है, और वोट मांगेंगे फिर आपसे। ठीक, आप देख सकते हैं इसे। तो बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। पहला कि ये क्वेश्चन है आपसे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों का उदय क्यों है, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व आधारित, आप देखेंगे कि राजनीतिक दल या भारत में क्या है
प्रतिनिधित्व आधारित है, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं लोकतंत्र में आप देखेंगे भारत को क्या है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र भी बोला जाता है, याद रखिएगा इसे, प्रातिनिधिक लोकतंत्र भी बोला जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल का जो उदय होता है वो प्रतिनिधित्व आधारित है, आपका प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, तो इसीलिए प्रतिनिधित्व लोकतंत्र इसे बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि बड़े समाजों के लिए आप देखेंगे जो प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। तो भारत में आप देखेंगे क्या है, ये बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी आप देखेंगे, विविधता है, ठीक है, आपकी इसी विविधता के आधार पर देख सकते हैं। तो भारत में क्या है, बहुत सारी विविधताएं हैं समाज में, तो भारत के लिए ज़रूरी है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में तो प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, या इसे प्रातिनिधिक लोकतंत्र भी बोला जाता है, क्योंकि पार्टियां प्रतिनिधि आपके बीच उतारेंगी, वो प्रतिनिधित्व करेंगी, इसीलिए प्रातिनिधिक लोकतंत्र बोला जाता है, याद रखिए। अब बात करेंगे राजनीतिक उदय के प्रतिनिधित्व आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ हम देख चुके हैं, रिपीटिशन हो रहा है। पहले भी हम देखेंगे कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है, इसे देख सकते हैं। जब हम बड़े समाज और जटिल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे बड़े समाजों के लिए आप देखेंगे किसी भी समाज में, आप जिस समाज में रहते हों वहाँ की व्यवस्था को देख सकते हैं। जब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है, तो भी आप देखेंगे विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की भी ज़रूरत होती है। आप इसे देख सकते हैं कि बड़े समाज जो होते हैं, जटिल होते हैं, उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटकर सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। तो सरकार के नज़र में लाने के लिए क्या करेंगे, किसी माध्यम मतलब एजेंसी की माध्यम मीडिया हो सकती है, या कोई और ज़रूरत हो सकती है, या हो सकता है विपक्षी पार्टी हो, तो वो भी देख सकते हैं। विभिन्न आप देखेंगे कि विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है। ऐसी आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि उन्हें सरकार का समर्थन करने और उन पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी भी ज़रूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। तो आप देखेंगे कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है, तो आप इसको देख सकते हैं कि लोकतंत्र के राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो हमने आपको बताया कि सरकार की नज़र में लाने के लिए कैसे काम करें। तो विभिन्न राजनीतिक दल, जब एक दल सरकार के रूप में होती है तो विभिन्न दल क्या करेंगे, एक एजेंसी के काम करेंगे। आपको विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को एक साथ रखने की ज़रूरत है, तो ऐसी जगह आपको देखेगी मिलेगी संसद। जब विभिन्न जगहों से आएगी प्रतिनिधि तो भारतीय संसद में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, तो आप देख सकते हैं, या विधानमंडल में बैठेंगे। इसके साथ ही आप इन्हें देखेंगे वो क्या करेंगे, जो सरकार पर अंकुश रखेंगी, नीतियां बनवाएंगी, नीतियों का समर्थन करेंगी, विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। इन उपकरणों में आप देखेंगे कई सारे आधार हैं। लोकतंत्र में क्या है, अपनी बात कहने के लिए, ठीक है, संसद में उनको समय दिया जाता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे संसदीय व्यवस्था के तहत बहुत सारे नियम अपनाए गए हैं, उन्हीं उपकरणों के तहत वो सवाल जवाब करते हैं। तो देखेंगे प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी ज़रूरतें होती हैं। तो आप देखेंगे जो सरकार की जो ज़रूरतें हैं, ये सरकार के साथ संसदीय व्यवस्था की ज़रूरत है या लोकतंत्र की ज़रूरतें हैं। तो राजनीतिक दल उन्हें पूरा करते हैं इसी काम के लिए, और हम कह सकते हैं इसीलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। तो क्वेश्चन आपसे यहीं से बन रहा है, याद रखिएगा मेंस का। तो देख सकते हैं कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त हैं। चर्चा कीजिए या समीक्षात्मक आंसर लिखिए, जैसे आपको लिखना हो लिख सकते हैं इस आंसर को। आप देखेंगे कि कैसे लोकतंत्र काम करते हैं। तो आप देखेंगे
तो राजनीतिक दलों की गतिविधियों को दर्शाने के लिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये पीवी सुब्रमण्यम साहब हैं, केबी गोपीनाथ हैं, इनका एक चित्र है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। तो आप देखेंगे राजनीतिक दलों की गतिविधियां दर्शाने वाली इन तस्वीरों का वर्गीकरण है। आप इनको देख सकते हैं ध्यान से कि चित्र क्या प्रदर्शित कर रहे हैं लोकतंत्र में, कि जैसे गैस के लिए धरना की गैस महंगी हो गई, प्याज महंगा हो रहा है, या अन्य मुद्दों पर। तो देख सकते हैं भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, ये प्याज और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं इस समय। तो देखेंगे अभी तो सरकार में है तो अभी भाजपा प्रदर्शन नहीं कर रही होगी। तो देख सकते हैं जहरीली शराब पीने से मरे व्यक्तियों के परिवारों को 1 लाख रुपए का चेक देते मंत्री साहब। पहले देख सकते हैं कि क्या करते हैं, सरकार पहले क्या करेगी, दारू बनाने के लिए क्या करेगी, लाइसेंस देगी, ठीक है, फिर दारू पिएंगे, जब क्या करेंगे फिर बीमार पड़ेंगे तो सरकार क्या करेगी, वेलफेयर के रूप में आपकी दवाई करेगी। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही फिर अगर ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है जिसे कहते हैं कच्ची दारू, जैसे उसका लाइसेंस नहीं है, अक्सर कर भारत में अगर देखेंगे जो ऐसे केस आते हैं जो विदाउट लाइसेंस के जो दारू बनाते हैं, या जिनका देख सकते हैं कि सर्टिफाइड नहीं है, गांव में भट्टी लगाई बना दिए तो कैसी दारू बनी उसी को पिए, तो उसी के साथ ऐसी घटनाएं अक्सर कर घटती हैं। तो उसी के संदर्भ में देखते हैं सरकार को फिर भी वहाँ क्या करना, उनको सांत्वना देना होता है, पुरस्कार देना, पुरस्कार मतलब उनके व्यक्तियों, मरे हुए व्यक्ति को। तो उसके लिए भी है कोरिया की कंपनी पास्को को उड़ीसा में लव अयस्क निर्वाह करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार के खिलाफ जैसे अन्य पार्टियां हैं माकपा, भाकपा और ओजीपी जदयस के कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे हैं। तो इस चित्र को देख सकते हैं आप कि अलग अलग राज्यों को भी व्यवस्था दिखाई गई है, सेंटर लेवल के भी राजनीतिक दलों की व्यवस्था दिखाई गई है कि राजनीतिक दल क्या क्या है, ज़रूरत है, कैसे काम करते हैं। तो आप देखेंगे यही जब बीजेपी, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो गैस और प्याज को लेकर बीजेपी क्या कर रही थी, लोकतंत्र में कहती थी कि सरकार ने प्याज के दाम बढ़ा दिए या सरकार स्टोर कर ली है, तो आप देख सकते हैं, या रसोई के गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। तो आप देखेंगे इसी को लेके भाजपा विरोध कर रही थी। आज वही काम विपक्ष कर रही है। आज जब दाम बढ़े हुए हैं लोगों अन्य चीज़ों के, तो विपक्ष यही काम कहती है कि सरकार ने ये बढ़ा दी काम, और सरकार कहती है कि हम इस काम के लिए किसी को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। जो मार्केट प्राइस है वही आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि किस तरीके से लोग सवाल जवाब करते हैं। लेकिन लोकतंत्र का ये हिस्सा है कि जब एक सरकार क्या करेगी, एक सरकार जब कोई नीति सरकार क्या करेगी, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तो विपक्षी दल उस पर धरना प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्हें वो मुद्दा मिला होता है जनता के बीच अपनी बात कहने का या अपनी प्रचार प्रसार करने का। देख सकते हैं इसी तरीके से जब उड़ीसा को देख सकते हैं, उड़ीसा में क्या है, पास्को कंपनी आई, कोरिया कंपनी थी, तो लव अयस्क निर्माता के लिए अनुमति मिली तो अन्य पार्टियां क्या विरोध करने लगी, कहने लगी यही काम गलत है। लेकिन जब वही दूसरी सरकार अगर इसी काम को करती तो आज जो उस समय की सरकार होगी जो विपक्ष में होती तो वही इसका विरोध करती। तो ये लोकतंत्र का एक सर्किल है, आप देख सकते हैं चलता रहता है। जो आप देख सकते हैं कि इसमें इकोलॉजी का एक सिस्टम है कि जो सर्किल चलता रहेगा, तो राजनीतिक दल भी इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कितने राजनीतिक दल, तो कितने राजनीतिक दल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे भारत में अगर संसदीय व्यवस्था है तो 2 दलीय व्यवस्था भी अपनाई जा सकती थी। संसदीय व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था की आवश्यकता है क्या, तो देख सकते हैं, या देख सकते हैं कि संघात्मक शासन में 2 दलीय व्यवस्था होना जरूरी है कि अन्य दल भी होते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे जैसे संसदात्मक व्यवस्था, 1 दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था, ठीक, या आप देखेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था। तो अगर हम इसे 3 पार्ट में तोड़ दें कितने राजनीतिक दलों में, तो पहले कह दें कि 1 दलीय राजनीति, 2 दलीय राजनीति और बहुदलीय राजनीति। तो आप इसे देखेंगे कि किस तरीके से कितने राजनीतिक दल की बात है। तो आप देखेंगे किन देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, तो आप देखेंगे भारत में क्या है, संसदात्मक व्यवस्था है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। आप देखेंगे अब हम बात करेंगे कितने राजनीतिक दल,
तो आप देखेंगे आखिर बहुदलीय व्यवस्था है तो कितने राजनीतिक दल, द्विदलीय व्यवस्था है तो कितने राजनीतिक दल, या एक दलीय व्यवस्था है तो राजनीतिक दल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं, हम लोकतंत्र के तहत बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। हमने आपको बताया है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप लोकतंत्र में हैं, आपके पास कुछ समर्थन है, कुछ लोग हैं, तो आप उनको लेकर एक राजनीतिक दल बना सकते हैं। दल का मतलब है वो दल भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन कर रहा हो, ठीक है। आपकी पार्टी का वो मुखपत्र क्या होगा, आप क्या क्या जनता के साथ काम करेंगे, जनता की किन किन समस्याओं को निपटाएंगे। आपका जैसे भारत देश का एक संविधान है, उसी तरीके से एक राजनीतिक दल का भी संविधान होता है, उसका एक मुखपत्र होता है। मुखपत्र वही आप देख सकते हैं कि जैसे भारत के संविधान की उद्देशिका है, उसी तरीके से वो उनका मुखपत्र आपके लिए क्रक्स है, और मुखपत्र हमेशा उनकी नीतिगत बदलाव उसमें होते रहते हैं। तो आप देखेंगे वो आपके पास कौन कौन सी बातें रखते हैं, क्या क्या काम करते हैं। इस संदर्भ में आप देखेंगे कि औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। आप देखेंगे अगर हम बात करेंगे रसिया है या किसमें, अमेरिकी सिस्टम में, तो आप देखेंगे वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, लेकिन अन्य दल छोटे मोटे वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है क्योंकि लोकतंत्र हिस्सा है। सीधे हम बात करेंगे भारत में भी चुनाव आयोग ने नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या, ठीक है, ये जो से आप दल बनाएंगे तो चुनाव आयोग क्या करेगा, आपको पंजीकृत करेगा कि इस संदर्भ में कि आपकी पार्टी का लेवल क्या है, मतलब राज्य स्तरीय पार्टी से ही फॉर्मेशन होगा। अगर आप नई पार्टी बना रहे, फिर आपको धीरे धीरे कैसे कि आपकी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है या राज्य स्तरीय पार्टी का भी सिंबल नहीं प्राप्त कर सकती है। या हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी, तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए कुछ आधार होते हैं, राज्य पार्टी के लिए भी कुछ आधार होते हैं, तभी चुनाव आयोग क्या करेगा, आपको सिंबल देगा। तो देखेंगे इस समय अगर भारत में देखेंगे जब एनसीईआरटी उस समय बन रही होगी तो इसमें लिखा है 750 से ज़्यादा देश हैं। हालांकि ये फैक्ट आपके लिए काम का नहीं, जानकारी है कि हम लोग कितने दल बना सकते हैं। तो भारत में देख सकते हैं कि जब एनसीईआरटी उस समय लिखी जा रही होगी तो 750 दल उस समय थे। इस समय कितने दल हैं इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, बस मेन मोटो याद होना चाहिए। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो देखेंगे कि बहुत सारे 750 दल हैं, तो आप देखेंगे कि हर दल लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी चुनौती देने की स्थिति में है। तो बहुत सारी पार्टियां बनी हैं, टूटती हैं, मर्ज होती रहती हैं, देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी पार्टियां लोकतंत्र में प्रभावशाली हों, ऐसी बात नहीं होती है। वो क्या होता है, या तो हो सकता है पार्टी से एक नई पार्टी निकली हो, वो पार्टी को एक सिंबल या उसको सहारा देने के लिए या किसी अन्य पार्टी के वोट काटने के लिए भी लोग ऐसी पार्टियों का निर्माण करते हैं। साथ ही आप देखेंगे चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आप देखेंगे आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। आप ये भी देखेंगे कि चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में कुछ ही पार्टियां, तो देख सकते हैं चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। तो आप देखेंगे वास्तविकता सवाल ये उठता है कि क्या ज़्यादा बहुदलीय व्यवस्था होने से लोकतंत्र की वास्तविकता में वास्तविक लोकतंत्र रह जाता है, अगर बहुत, या इनके बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। जैसे बात करें कि अगर मान लीजिए एक दल की बात की थी कि एक दल ही हो जो सरकार बना ले, हो सकता है 2 दल हों, एक बनाता है दूसरा आए तो पहला आए जाए, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर बहुदलीय व्यवस्था में कितने दल हों आखिर, कि जैसे तो आप नए पार्टी भारत में देखा होगा आपने कि हर रोज़ कहीं ना कहीं एक नई पार्टी का गठन होता है। एक नई पार्टी क्या करेगी, वही पार्टी फिर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में मर्ज भी होती रहती है। तो सवाल ये है लोकतंत्र में आपसे कि इतने दलों का होना क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है या उनके लिए अच्छा है। तो दलों के साथ साथ आप देखेंगे कई देशों में सिर्फ एक दल है, तो आप देखेंगे सरकार बनाने और चलाने की उन्हें अनुमति प्राप्त होती है। तो कई देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां इस तरीके की बात की गई है, जहां कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ हम बात कर सकते हैं रसिया को देख सकते हैं, हालांकि रसिया में 2 दलीय व्यवस्था है। आप देख सकते हैं चाइना का एग्जाम्पल अभी आप ले सकते हैं ठीक से कि चाइना में 1 दलीय व्यवस्था है। तो क्योंकि वहाँ क्या है, अन्य दल भी हैं, लेकिन क्या है, एक पार्टी सिस्टम, हायरार्की सिस्टम है। तो देख सकते हैं कैसे पोलित ब्यूरो चलता है। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे राजनीतिक
राजनीति की नैतिक ताकत क्या है। ठीक है, लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था के लिए होना क्यों जरूरी है। तो बहुदलीय व्यवस्था एक नैतिक ताकत के रूप में आप देख सकते हैं कि एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़े करने की बात से ही, ठीक है, एक किशन जी हैं, एग्जाम्पल हमने आपको निकाला है, क्या मतलब है। तो देखेंगे कि इसी कारण इन्हें एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि किसी भी देश में अगर राजनीतिक ढांचा खड़ा किया जाए जिससे हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या क्या होगा, वो वोट दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है या पार्टी बना सकता है, तो ये लोकतंत्र की एक नैतिक ताकत होती है। इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन है, किशन जी पूछ रहे हैं कि यह एक वैकल्पिक ढांचा खड़ा करने की बात से किशन जी का क्या मतलब था। किशन जी वैकल्पिक ढांचा कोई खड़ा कर रहे होंगे, उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है, इसी कारण उन्हें एक दलीय तो वैकल्पिक ढांचा। तो आप देखेंगे कि एक दलीय जो है शासन व्यवस्था की बात कि ऐसा क्यों कहा गया है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन आपसे अलग है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि अब एक दलीय व्यवस्था की शासन उन्हें कहा जाता है जहाँ क्या है, जहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है या वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। जैसे चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, एक दलीय व्यवस्था है तो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। आप देखेंगे हालांकि कानूनी रूप से वहाँ क्या होगा, लोगों के राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती। तो आप देखेंगे कि कोई भी दल, जहाँ आप देखेंगे कि राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है पर चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती है, इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता है और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। जहाँ एक दलीय व्यवस्था है या जहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, तो इसे आप देख सकते हैं कि हालांकि उन्हें क्या है, कानूनी रूप से वहाँ राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति उन्हें नहीं देती है, इसलिए लोग जो है नया राजनीतिक दल बनाने से कोई लाभ नहीं दिखता है। द्विदलीय व्यवस्था में भी जाएंगे तो आपको प्रतिनिधि दिखेंगे, लेकिन क्या है, उन्हें कोई लाभ नहीं दिखेगा कि हालांकि क्योंकि वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, तो क्या करेंगे, या तो वो उनके साथ हो लेंगे या फिर उनके साथ क्या करेंगे, नया पार्टी नहीं बनाएंगे या उनके प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ लेंगे, ऐसी बात निकल आएगी। और जहाँ एक दलीय व्यवस्था है वहाँ तो ये बात भी संभव ही नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है इनके पास। पहली बात है, पॉइंट आप देख सकते हैं। दूसरा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव की प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति होनी चाहिए, तभी आप देखेंगे लोकतंत्र कहा जाएगा। आप देखेंगे साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी होना चाहिए, आप ये भी देखेंगे। अब आगे बात करेंगे, कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। जैसे हमने कहा कौन से, जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं या कहाँ, या ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ क्या होती है, एक दल पक्ष में होता है तो दूसरा विपक्ष में होता है। अनेक दूसरी पार्टियां भी यहाँ हो सकती हैं, आप देखेंगे, पर वे चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं। सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं, आप देख सकते हैं इन देशों में। अमेरिका और ब्रिटेन की स्थिति आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों में दिखाई गई ये चीज़, और ऐसी स्थिति में दो दलीय व्यवस्था यहाँ होती है, आप इसे देख सकते हैं। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो तो दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या देख सकते हैं दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे हम कहेंगे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो आप देखेंगे, अब हम एक दो दलीय व्यवस्था की बात कर ली, अब हम बहुदलीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो देखेंगे जब अनेक दल सत्ता में आने के लिए होड़ करेंगे, दो दल से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन, तो देखेंगे संसदीय व्यवस्था में क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। भारत में आपको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि दूसरों से
गठबंधन करके सत्ता में आने की ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था करते हैं। संसदीय व्यवस्था का खास फीचर यही है कि अगर आप खुद में सरकार सीधे नहीं बना सकते हैं तो आप बहुत सारी पार्टियों के साथ एक गठबंधन कर लीजिए, एक मोर्चा बनाइए और फिर चुनाव लड़िए, तो आपको कहीं ना कहीं सरकार बनाने की स्थिति में आने की संभावना बढ़ती है। हालांकि ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। भारत में अक्सर कर क्या है, तीसरे मोर्चे की सरकार अभी तक नहीं बन पाई है। देख सकते हैं तीसरा मोर्चा आया भी तो बहुत समय तक संभावित नहीं चल पाया, तो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। हमेशा कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारत में भी दो दलीय व्यवस्था को अगर कहें एक तरीके से है, या तो आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर अगर गठबंधन सरकार भी बनती भी है किसी अन्य दल की, या तो उसे बीजेपी का समर्थन प्राप्त हो या फिर उसे कांग्रेस का समर्थन, तो दो दल प्रभावी यहाँ भी हैं। बाकी अन्य दल इनके सहयोग से ही सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। ठीक, आप देखेंगे भारत में भी ऐसी बहुत बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था अपनाई गई, इसके साथ बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो गठबंधन या मोर्चा कहा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं गठबंधन या मोर्चा कैसे बनता है, जब बहुत सी पार्टियां अपने नीतिगत बदलाव करते हुए अन्य पार्टियों के साथ सत्ता में आने के लिए, सत्ता के लालच में आने के लिए एक गठबंधन बनाती हैं, एक मोर्चा बनाती हैं। और जब ये मोर्चा बना के सरकार बनाती हैं तो सरकार कहीं ना कहीं अपने मोर्चे को भी ध्यान में रखती है, ना कि देश हित को ध्यान में रखती है। तो इसीलिए गठबंधन सरकार जो है लोकतंत्र के लिए फायदेमंद नहीं मानी जाती है, या हितकर नहीं होती है, लाभकर नहीं देती है आपको लाभ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे अपनी सरकार बचानी होती है। अगर एक दल पार्टी रूठ गई तो आप देखेंगे दूसरा दल उसे मनाने के लिए लगा रहता है कि मान जाइए, तो आप देखेंगे सास और दामाद का रिश्ता तैयार हो जाता है बीच में। तो किस तरीके से तो गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है इसी स्थिति में। और हम बात करेंगे इसी के तहत आप देखेंगे कि 2004 में जो है संसदीय चुनाव में आप देख सकते हैं भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे। आप देख सकते हैं 2004 की बात है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है पहला, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है और वाम मोर्चा है। तो किस तरीके से राष्ट्रीय जनतांत्रिक मतलब एनडीए सरकार का गठबंधन है, यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन मतलब यूपीए गवर्नमेंट। तो आप देखेंगे एक वाम मोर्चा का है, तो वाम मोर्चा अपना अलग से झंडा लहराते रहते हैं। तो देख सकते हैं कि अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लग सकती है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये कैसे व्यवस्था बन सकती है, देश को लोग क्या करेंगे, राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाएगी। कैसे, बहुदलीय व्यवस्था की बात नहीं, बहुदलीय व्यवस्था के तहत जब सरकार क्या बनेगी, गठबंधन की बनेगी, तो सरकार क्या होगा, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। आप देखेंगे इसके साथ ही इसकी प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को क्या करेंगे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। लेकिन एक फ़ायदा इसके साथ ये है, आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता तो लेती है, लेकिन इस प्रणाली में विभिन्न हित और विचार, विभिन्न विचारों को, विभिन्न हितों को जो है सरकार राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। सभी छोटे छोटे दलों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो जब आपके क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर उस पार्टी के प्रतिनिधि बनकर सरकार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके एरिया या देश के लिए, आपके हित के लिए काम करेंगे। तो यही कहा जाता है कि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी सभी हितों को, सभी विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है और आप देखेंगे सरकार में सरकार का हिस्सा हो जाते हैं। इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे तो इनमें से कौन सी प्रणाली अब बेहतर है, तो आप कह सकते हैं कि सभी प्रणालियों को आपने देखा तो आपको लगेगा कि इसमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है। तो अक्सर पूछे जाने वाले सवाल का संभवतः सबसे अच्छा सवाल यही होगा जवाब, कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो देखिए यूपीएससी भी आप एनसीईआरटी आपको फिलॉसफी का आंसर दे रही है कि अब आपने तीनों व्यवस्थाएं देखी, एक दलीय व्यवस्था देखी, दो दलीय व्यवस्था देखी और बहुदलीय व्यवस्था देखी। ठीक, अब इसमें पूछ रहे हैं कि अब इनमें से आपको कौन सी प्रणाली बेहतर है। तो सबसे अच्छा सवाल ये है कि संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही है कि यह कोई
बहुत अच्छा सवाल ही नहीं है। आप पहले सवाल पूछा कि इसमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है, तो आप इसे लिख सकें कि यह कोई अच्छा सवाल नहीं है कि हर प्रणाली, हर व्यवस्था जैसी जहाँ व्यवस्था है उस तरीके से वहाँ है। तो आप देखेंगे भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था के तहत क्या है, बहुत सारी पार्टियों को जो है बहुदलीय व्यवस्था में चुनाव लड़ने का अधिकार है, पार्टी बनाने का सिस्टम है और प्रतिनिधि उतारने का सिस्टम है। निर्दलीय प्रतिनिधि उतर सकते हैं आप, तो ठीक है। तो आप देखेंगे इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा सवाल नहीं है कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है। वो व्यवस्था उस देश समाज का सही प्रतिनिधित्व कर रही हो, सही तरीके से लोकतांत्रिक नियमों का पालन कर रही हो, सही तरीके से देश हित, राज्य हित, राष्ट्र हित, संविधान हित में काम कर रही हो, लोकतंत्र के आपके विकास के साथ साथ लोकतंत्र का भी विकास कर रहे हों, जैसे जैसे आप देख सकते हैं, तभी वो व्यवस्था अच्छी मानी जाती है। तो देखेंगे जिन देशों में द्विदलीय व्यवस्था है वहाँ भी ज़रूरी नहीं कि व्यवस्था अच्छी ही हो। ब्रिटेन और अमेरिका का एग्जाम्पल छोड़ दें, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ दो दलीय व्यवस्था है, संघात्मक शासन है। बहुदलीय व्यवस्था बहुत से देशों में है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा हो, लोकतंत्र का विकास ही हो जाए, सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाए बहुदलीय व्यवस्था के तहत, ज़रूरी नहीं। लेकिन बहुत से देशों में बहुदलीय व्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, तो भारत भी इसमें से एक अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही तो आप देखेंगे इसके साथ ही दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं होता है। तो दलीय व्यवस्था का चुनाव करने की बात किसी के मुल्क मतलब हाथ में नहीं है, मुल्क उस देश के हाथ में नहीं है, ये लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। तो देख सकते हैं कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है इसके साथ आप देखेंगे जो अपनाई गई थी, तो बहुत से देशों का संविधान भी भारत में जो औपनिवेशिक शासन के तहत बहुत सारी चीज़ें अपनाई गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था, क्योंकि ब्रिटेन में भी क्या थी, संसदीय व्यवस्था थी। उसी संसदीय व्यवस्था के तहत भारत में भी कुछ कार्य होना शुरू हुए थे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से डेवलपमेंट हुए थे। तो एक लंबे विकास की यह क्रिया है। तो आप देखेंगे यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। और आप देखेंगे इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन और राजनीति का इतिहास और इसको चुनावी प्रणाली बहुत चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। तो जब राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होगा ऐसे, तो ये किस आधार पर बनेगी, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि समाज की प्रकृति कैसी है, राजनीतिक विभाजन वहाँ का कैसा है, राजनीति का इतिहास वहाँ कैसा रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था का चुनाव हो रहा है तब। तो आप देखेंगे ये सभी पॉइंट्स क्या करेंगे, यह सभी फैक्टर्स अपनी भूमिका निभाती हैं और इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। तो आप देखेंगे इसे बहुत जल्दी आप नहीं बदल सकते हैं। और हम बात करेंगे सीधे सीधे, आप देखेंगे हर देश में क्या है, विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। तो हर देश की अपनी परिस्थिति होती है कि वहाँ किस तरीके की व्यवस्था को अपनाया जाए। जैसे अगर हम बात करें कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। बात सही है, अक्षम है। हालांकि क्या है, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो लगभग क्या है, समाज के हर हिस्से में होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि समाज का हर हिस्सा उस पार्टी को एक्सेप्ट करे। तो देख सकते हैं भारत क्या होता है, पहले चुनाव के साथ ही केरला में कांग्रेस पूरे देश में शासन करती है, लेकिन केरला एग्जाम्पल बना रहता है कि वहाँ कांग्रेस को वो पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के बाद धीरे धीरे अन्य पार्टियों का प्रभाव बढ़ना शुरू होता है। और आप देखेंगे इसी के साथ बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधता को जो समेट पाने में अक्षम होती हैं, इसीलिए बहुदलीय व्यवस्था के तहत बहुत सारी पार्टियां बनती हैं जो सामाजिक व्यवस्था को अनुरूप भी होती हैं। तो आप देखेंगे, इसलिए आप देखेंगे हर राज्य में क्या है, राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ राज्य स्तरीय पार्टियों का भी फॉर्मेशन हुआ है। हर मुल्क और हर स्थिति में आप देखेंगे कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, ये संभव नहीं। जैसा भारत में जो मुल्क है वही स्थिति आप देखेंगे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो एक आदर्श स्थिति भारत की प्रणाली की है वही इसके पड़ोसी देश की है, क्योंकि दोनों का लगभग क्या है, एक ही समय में स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
दोनों की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, सिर्फ धर्म के आधार पर छोड़ दें तो कहीं ना कहीं व्यवस्था, सामाजिक समस्याएं कहीं ना कहीं एक जैसी थी। फिर भी आप देखेंगे कि उस मुल्क की स्थिति अलग थी, क्योंकि वहाँ कुछ और थे सामाजिक फैक्टर। उसी आधार पर वहाँ क्या हुआ, एक लोकतंत्र की जो है तय संविधान का निर्माण होता है, और उस संविधान में कहीं ना कहीं धर्म को जगह दे दी जाती है, और वो लोकतंत्र के लिए वहाँ घातक होता है। तो आप देखेंगे इसी के साथ अब हम बात करेंगे इसी के साथ कि चलिए तो आइए इनमें से बात करें। दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना है उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर भी लागू करें। यहाँ राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरीके दलीय व्यवस्थाएं दी गई हैं। क्या आप इन श्रेणियों में कम से कम 2 राज्यों के नाम बता सकते हैं? तो जैसे 2 दलीय व्यवस्था है, 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था है। तो 2 दलीय व्यवस्था क्या होती है, ये चीज़ है। 2 गठबंधनों वाली व्यवस्था क्या होती है और बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है। तो आप देखेंगे कि 2 गठबंधन है, जैसे राज्य है और किसी एक पार्टी का गठबंधन है बहुदलीय व्यवस्था के तहत। या बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है, इस संदर्भ में आपको हम अभी पीछे बता चुके हैं। 2 दलीय व्यवस्था की जिन राज्यों में आप देखेंगे कि या तो एक पार्टी आती है, जैसे हम राजस्थान का नाम ले लें तो राजस्थान में क्या है, हमेशा आप देखेंगे 2 दलीय व्यवस्था है, या तो कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, तीसरी पार्टी नहीं आती है। इसी तरीके से आप देखेंगे 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था, तो आप देख सकते हैं यूपी का एग्जाम्पल ले सकते हैं पिछली गवर्नमेंटों को देखते हुए। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्या है, गठबंधनों के साथ गठबंधन की व्यवस्था है कि एक पार्टी सरकार में है तो बहुत सारी उसमें क्या है, बहुत सारे दल हैं जो अब चुनाव लड़े, लेकिन वो अभी सत्ता से बाहर हैं। लेकिन जब कोई वहाँ से जब वो सरकार बनाए हैं जो सत्ता पक्ष में है, उनका कोई पक्ष टूटता है तो वो इस गठबंधन से क्या करेंगे, अपना नाता जोड़ लेते हैं। तो 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था का निर्माण हो जाता है। अब बात करेंगे बहुदलीय व्यवस्था, तो आप देखेंगे इसी बहुदलीय व्यवस्था में क्या होगा कि बहुत सारी, भारत में देख सकते हैं, भारत में बहुदलीय व्यवस्था के तहत बहुत सारी पार्टियों को क्या किया गया, बनाने की आज़ादी है। क्योंकि भारत में राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ राज्य स्तरीय पार्टी हैं, लोकल लेवल की पार्टी हैं जो लोकल के मुद्दों को उठाती हैं। और बहुदलीय व्यवस्था के तहत देखेंगे कि बहुत सारी पार्टियों का फॉर्मेशन एक पार्टी से दूसरी पार्टी के साथ होता है। एक तो उस पार्टी को सहायता सिंबल प्रदान करती हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी का वोट काटने के लिए, लोकतंत्र में अपनी राय या अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टियों का भी जन्म होता है। तो आप देखेंगे बहुदलीय व्यवस्था में इस तरीके से। हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आई होप आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।